तो गाइज अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आईएएस का ये पेपर है और सेक्शनल टेस्ट है। टेस्ट नंबर 6 है, चूंकि इकोनॉमी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 1 2 3 4 5 में शायद पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह होंगे और इंग्लिश मीडियम से हम इसको कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश ही मेरा मीडियम है और इकोनॉमी चूंकि मेरा सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग के लिए इकोनॉमी पकड़ लिया है। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। वैसे तो प्लान था कि इसको लाइव करेंगे, लेकिन चूंकि सब्सक्राइबर ही चैनल पे बहुत कम है इसलिए मुझे यूट्यूब पे लाइव जाने की परमिशन नहीं है। मतलब यूट्यूब ही नहीं अलाउ करता है जब तक एक बेयर मिनिमम लेवल नहीं हो जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा बढ़वाइए जिससे कि लाइव कर पाएँ। और पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर तो 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जब लाइव करेंगे तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा सेटअप हमारा अभी अच्छा नहीं है, धीरे धीरे इसको इंप्रूव कर लेंगे। पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, चीज़ों को समझना कैसे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया बट नॉट इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जिसकी कैलकुलेशन जो जीएनपी में काउंट होगा बट जीडीपी में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आ जाओ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इस तरह से अप्रोच करो, इसको पढ़ने से पहले सीधे यहाँ जाओ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 ओनली, 1 2 3 ओनली, यानी कि 1 तो है, यानी कि 1 तो जीएनपी में काउंट होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेमिटेंसेस सेंट बाय इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड, तो ये तो ठीक है, सही हो गया, ये जीएनपी में काउंट होगा। अब जीडीपी में कौन कौन सा ऐसा है जो जीएनपी में तो काउंट होता है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं होता। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंडिया की बाउंड्री में होती है। ठीक है, ध्यान रखना है इंडिया की बाउंड्री, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। अब बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 3 4 है, इसमें क्या है? सैलरीज पेड टू इंडियन रेजिडेंट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विसेज विद इन इंडिया। विद इन इंडिया की बात हो रही है। एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, ये भी इंडिया की बाउंड्री में हो रहा है। सैलरीज पेड टू फॉरेन नेशनल्स एम्प्लॉयड बाय इंडियन कंपनीज विद इन इंडिया, तो ये जीडीपी में काउंट होता है लेकिन जीएनपी में नहीं होता है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम का मतलब होता है, जीडीपी तो हो गया जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में होता है। फैक्टर इनकम का मतलब ये हो गया कि हमारी जो नेट इनकम, जितना हम बाहर से लेते हैं और जितना बाहर के कंट्रीज में हमारे कंट्री से जाता है। तो ये पॉजिटिव यहाँ प्लस है, बट इसकी नेट वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा? ए, 1 ओनली। ठीक है, ये हो जाएगा 1 ओनली। अभी इसका आंसर भी हम लोग चेक करेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि ये जो तीनों हैं ये जीडीपी में काउंट होते हैं, सिर्फ यही है जो जीडीपी में नहीं काउंट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए आंसर इसका हो गया ए, 1 ओनली। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशंस को कंसीडर करना है। सिचुएशन 1 क्या है? इकोनॉमी इज फेसिंग अ लिक्विडिटी क्रंच। पहली क्या है? लिक्विडिटी क्रंच है एंड स्लोइंग ग्रोथ। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या है कि पैसे की मार्केट में कमी है और ग्रोथ स्लो हो रही है। सिचुएशन 2 क्या है? देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो। फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो हो रहा है, यानी कि कंट्री में डॉलर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, डॉलर, हम डॉलर अज्यूम करते हैं, या कोई भी करेंसी हो सकती है, सिर्फ डॉलर की बात नहीं है, इन जनरल हम मान के चल रहे हैं कि डॉलर आ रहा है। लिक्विडिटी क्रंच है, यानी कि यहाँ पे जो रुपया है, रुपया कम है, रुपया स्कार्सिटी है। अब ये देखो, बेस्ड ऑन द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, इसके बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन सिचुएशन 1 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो, अगर आरबीआई, यहां पे रुपए की कमी है तो आरबीआई क्या करना चाहेगा? आरबीआई इसको रिजर्व करना चाहेगा ना, इसको तो ऊपर लेके आना चाहेगा। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा? ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब अगर आरबीआई यहां पे सिक्योरिटीज बेचेगा, सिक्योरिटीज बेचने का मतलब यह है सिक्योरिटी बेचेगा और बदले में लोगों से पैसे लेगा। जब पैसे लेगा तो मार्केट में और रुपए की क्रंच हो जाएगी, यानी कि आरबीआई ये तो नहीं करेगा, ये वाली सिचुएशन तो आरबीआई नहीं करेगा। जब सिक्योरिटीज बेचेगा, सिक्योरिटीज बेचने का मतलब है कि सिक्योरिटीज को मार्केट में लेके गया और लोगों से पैसा लिया। अब लोगों से पैसा लिया तो फिर तो रुपए की क्रंच और आ जाएगी, लिक्विडिटी क्रंच और हो जाएगी, मार्केट में रुपया और कम हो जाएगा। तो आरबीआई ये तो नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 तो नहीं होगा, गलत है। इन सिचुएशन 2 आरबीआई इज लाइकली टू सेल रुपीज एंड बाई डॉलर। यहां पे क्या है? डॉलर ऊपर जा रहा है। ठीक है, डॉलर ऊपर जा रहा है, यहां पे आरबीआई क्या करेगी? रुपी सेल करेगी और डॉलर को बाई कर लेगी।
ठीक है, हाँ, यहाँ पे डॉलर की एबेंडेंस है, डॉलर की एबेंडेंस है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बाई कर लेगी। जब डॉलर मार्केट में ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को बाई कर लेगी। ये सही हो गया। क्या हो गया, टू ओनली। तो इसका आंसर है बी। पहले का आंसर ए हो गया था, दूसरे का हो गया था बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई broadly follows the global MPI methodology but includes two additional indicators which are not part of the global MPI। अब देखो, मुझे पहली बार पता चला है कि इंडिया की भी अपनी कोई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। अभी तक तो मुझे ग्लोबल ही पता था। अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, अगर कुछ जुगाड़ लग सकता है तो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज टू इंडिकेटर्स, यानी कि जो ग्लोबल है और जो इंडिया का है। इंडिया में ग्लोबल वाला तो फॉलो होता है, प्लस दो इंडिकेटर्स और हैं। तो वो दो इंडिकेटर्स कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पे पेयर बना रखा है, मैटरनल हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, मैटरनल हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पूछ रहा है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बैंक अकाउंट, मैटरनल हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है। मुझे आज पहली बार पता चला है कि इंडिया की अपनी एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो इंडिया अपने यहाँ से बनाता है, और मुझे नहीं पता है ये। लेकिन अगर मुझे गेस करना हो तो मैं बैंक अकाउंट करूँगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में बैंक अकाउंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल भी देखो तो वहाँ पे मैटरनल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ड्रिंकिंग वाटर को, सैनिटेशन को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को, सबको इंपॉर्टेंस दी जाएगी ग्लोबल वाले में भी। क्योंकि अफ्रीका वगैरह के भी तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें इन सारी चीज़ों के बेसिस पर मेजर किया जा रहा होता है ना कि वो कितने रिच हैं कितने पुअर हैं। बट बैंक अकाउंट जो है ये इंडिया में पिछले एक डिकेड में काफ़ी वजह इस पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मेथडोलॉजी बनाई हो उसमें बैंक अकाउंट को भी एक फैक्टर रखा हो। तो मैं सी पे जाऊंगा, ये मेरा गेस है, कैलकुलेटेड गेस है, मुझे नहीं पता इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अभी आंसर चेक करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंडर बेसल 3 फ्रेमवर्क, बेसल 3 फ्रेमवर्क, द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR एम्स टू इंश्योर दैट बैंक्स आर एबल टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशंस। ठीक है, ये असर्शन है। दूसरे पे आते हैं, रीजनिंग क्या है। LCR रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लोन डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है, देखो ये तो सही है। बेसल 3 में क्या होता है कि बैंक्स को एक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मिनिमम मेंटेन करना होता है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। तो ये तो ठीक है, सही है। अब ये वाला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है, यानी कि असर्शन तो ठीक है, लेकिन ये जो रीजनिंग है, LCR रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लोन डिफॉल्ट्स, यहीं पे है ट्रैप। यही एक ट्रैप है। जनरली क्या होगा, स्टूडेंट्स को लगेगा कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट ठीक है और ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और जब ये और ये दोनों ठीक है तो वो क्या करेंगे, इसको करेक्ट मार देंगे, इसको करेक्ट मार देंगे। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द, ये ए को करेक्ट मार देंगे, ए एंड आर द करेक्ट बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आप मार लेंगे। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है कि ये जो LCR है ना, LCR का लेना देना बैंक लोन इससे नहीं होता है, लोन डिफॉल्ट से इसका लेना देना नहीं होता है। लोन डिफॉल्ट के लिए अलग प्रोविजन होते हैं। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही बेसल नॉर्म्स के अंडर में ही आते हैं, ये बेसल 3 नॉर्म्स के अंडर में ही हैं, लेकिन जो LCR है वो लोन डिफॉल्ट्स के लिए नहीं होता है, उसके लिए अलग प्रोविजन होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसको देखेंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, रीजनिंग गलत है, असर्शन ठीक है बट रीजनिंग गलत है। इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहां से कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई कि LCR लोन डिफॉल्ट के लिए नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ऑफ एन इकोनॉमी इज राइजिंग विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि कंट्री की GDP तो बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, करस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन करना चाहिए एक एक करके। द ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, नहीं ये तो गलत है भाई। अगर एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हो रही है तो वहां से भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही सकता है ना। तो इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से ये तो सही आंसर नहीं है।
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द इकोनॉमी इज राइजिंग शार्पली। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ से भी एक चांस बनता है कि पहले कम लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में थे, अब ज़्यादा लोग इसकी तलाश में है, बट फॉर द टाइम बिंग हम इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ग्रोथ इज ड्रिवन प्राइमरली बाय कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब है कि ऐसी ग्रोथ हो रही है जहां पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है। अब इसमें भी हमें कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है, इसको कर देते हैं। इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। नहीं, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो हो सकता है जीडीपी बढ़े, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है तो डेमोग्राफी का अगर कंट्री फायदा ले रही है तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं इन दोनों पर, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें से बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अब देखो ये पे, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द इकोनॉमी इज राइजिंग शार्पली। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब बस इतना सही होता है कि मान लो कि पहले 100 लोग रोजगार की तलाश में थे, अब 120 हैं या 140 हैं, तो 100 लोग हैं, 120 हैं, 140 हैं, ये ज़्यादा लोग अगर रोजगार की तलाश में हैं तो इससे ये हो सकता है कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, ओवरऑल हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स ज़्यादा दिखाई दें, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जब बढ़ती है तब क्या होता है कि ज़्यादा लोग जॉब की तलाश में होते हैं। अब अगर इतने लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही कम हुई है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा है द ग्रोथ इज ड्रिवन प्राइमरली बाय कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। अब कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स का क्या मतलब है? मान लो कि ऑटोमेशन हो गया, यानी कि कंपनीज ने उसमें मशीन्स लगा दी, रोबोट्स लगा दिए। अब रोबोट्स लगाने के लिए, मशीन्स लगाने के लिए आपको बहुत हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसी चीज़ों से प्रॉब्लम ये होती है कि एक मशीन 10 लोगों का काम कर देती है। अब एक मशीन ने 10 लोगों का काम कर दिया तो 9 लोग तो रोजगार से गए, एक आदमी हो सकता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए हायर कर लिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि ग्रोथ तो हो रही होती है, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है, ओवरऑल आउटपुट बढ़ जाता है, यानी कि इकोनॉमी का जो आउटपुट है, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन जॉब उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर सी होना चाहिए। आंसर देखते हैं, बी और सी में से कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे सी पे टिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ए का आंसर क्या था, हमने टिक किया है ए। देख लेते हैं, वैसे इजी क्वेश्चन थे, चूंकि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन ठीक होंगे। ए का आंसर है ए। ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर ए का, ए का आंसर ए है। ठीक है मेरा ये, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले दे ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? बी। हाँ, 2 भी ठीक है, 2 का आंसर बी है। 2 का तो हमने बी ही मार्क किया था। 3 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड, इसका आंसर हमने सी मार्क किया है और यहाँ पे सी है। हालांकि यहाँ हमने तुक्का ही लगाया था। ठीक है, ये हमने प्योरली गेस वर्क किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गेस वर्क कैसे करते हैं पेपर सॉल्व करते समय। ठीक है, सी भी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ए बी सी, सी लगाया है हम लोगों ने। ठीक है, ये तो हाँ, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगेन ये चूंकि इकोनॉमी ही मेरा सब्जेक्ट है तो इसलिए मुझे क्वेश्चन पता था, बट इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ टफ क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें बी और सी में डाउट है, बट मोस्ट प्रोबेबली सी ही होगा। ठीक है, क्योंकि वही आउटपुट यहाँ पे बढ़ जाता है, बट उसके कमेंसरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया अभी तक का हमारा। 5 क्वेश्चन थे, 5 में से एक तो मैंने तुक्का लगाया है जो कि सही हो गया, बाकी 4 तो हार्डकोर इकोनॉमी के ही थे। तो ये हमने रिकॉर्ड करके डाला है और इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन करके डालते रहेंगे। बट कोशिश कीजिए कि चैनल के सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाएं, जिससे कि मैं लाइव सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, लाइव सॉल्व करने में फीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा आती है, उसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए। लाइव चल रहा होता है तो थोड़ा सा फील आता है कि हाँ ज़्यादा ध्यान देना है। बट एनीवेज ये था नेक्स्ट आईएएस का ये पेपर था। टेस्ट नंबर 6 था इकोनॉमी का,
और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे-धीरे बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको ठीक लगा है तो अपने यार दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। आई गारंटी इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले पेपर में, टिल देन गुड बाय।